इमरान खान यूनिवर्सिटी को पे बैक करना चाहते थे, मुश्किल खड़ी हो गई, क्या मुश्किलात हैं? उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर आपको बलूचिस्तान के हवाले से एक खबर बताएंगे, एक साहब मिसिंग पर्सन में नाम शामिल है। फिर वो एफसी कैंप पर हमला करते पाए गए। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हजरात का कब्जा है, वफाकी वज़रा भी नाला हैं। और क्या किस तरह से खेल खेला जा रहा है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। आ, ये इस पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताएंगे। और फिर साथ हुकूमत आईनी पैकेज लाने पर तुली हुई है या बस महज अफवाहें हैं, ये इस पे बात करेंगे। नादिन, आगाज़ कर लेते हैं ज़रा बलूचिस्तान वाली खबर से। दो खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि आज कुछ तस्वीर वीडियोस मंज़र-ए-आम पर आई। उसमें ये कहा गया, बताया गया उस वीडियो में कि कुछ लोग जो एफसी कैंप पर हमला आवर हुए थे 26 अगस्त को, या 25-26 की दरमियानी रात, वो उनमें एक साहब मारे गए हैं। वो कौन है ये उस वीडियो में देखा जा सकता है। मेरे थोड़ा सा मैं टेक्निकली ज़रा इल एडवांस हूँ, बैकवर्ड हूँ समझे। तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि मैं वो एडिट करके वीडियो डालूँ। वो मैं इंशाल्लाह सीख लूँगा तो अगले दिनों में आपसे बात करते हुए जब भी कोई ऐसी खबर होगी इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन मुझे दे दें, फिर हम ये इसको जो है अपलोड कर दिया करूँगा उसके साथ। उन दहशतगर्द साहब का नाम है तैयब बलोच, उनके वालिद का नाम उस लाला समथिंग नाम है उनका, साथ उनके वालिद का नाम है मौला बख्श बलोच। उनके बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि ये मिसिंग पर्सन है, और एफआईआर भी बीएलए की जानिब से दर्ज कराई गई थी। उन साहब की वीडियो आ गई है, वो जो 25-26 अगस्त की दरमियानी शब बेला में एफसी कैंप पर हम खुद को हमला हुआ। उसमें पहले एक तो माहिल बलोच ने खुदकुश हमला किया था। माहिल बलोच का तो आप जान ही चुके हैं, बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। उसके वालिद अपने इलाके के 2 दफ़ा नादिम रहे, चचा नादिम रहे, मामू सरकारी अफसर हैं, सारा कुछ है। फिर वो एक प्रोफेसर साहब के हत्थे चढ़ गई। उनकी तफसीलात आपको इंशाल्लाह अगले किसी दिन आगाह करेंगे, मौका मिला तो। तो वो उसके बाद जो है वो खैर माहरन बलोच ने जो है वो इसकी मजम्मत भी कर दी, बिलेटेड मजम्मत थी। लेकिन अच्छा, उनका ये कहना था कि जी ये तो हमारी पीसफुल स्ट्रगल है। पीसफुल नहीं रही। मैं माजरत चाहता हूँ उनसे, लेकिन जिस तरह लोगों को बसों से निकाल कर मारा जा रहा है कई सालों से, तो इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके कंप्लेंट्स अपनी जगह, वो आपके को जो ख़तरात हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी का ख़तरा है, वो भी अपनी जगह। और आपको ये भी शक है कि एक तो बलोच पहले ही पख्तून और बलोच का की जो वहाँ है शरह, वो पख्तूनों के हक़ में ज़्यादा हो जाती है कभी। लेकिन ये भी खदशा आपको है कि पंजाब से लोग आएंगे और बलोच जो है वो अक़लियत पे चले जाएंगे। ये पॉलिटिकल ख़तरात, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये सब अपनी जगह, और ये जायज़ ख़तरात है। रियासत को बात भी करनी चाहिए। बलूचिस्तान के इशू के हवाले से अब इंशाल्लाह 2-4 दिन में ज़रूर नशिस्त करेंगे। अभी चूँकि मामलात ऐसे सामने आ जाते हैं कि मुश्किल हो जाती है। तो वो तैयब बलोच की भी डेड बॉडी बरामद हो गई। अब क्या जवाब है मिसिंग पर्सन? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी तहरीकों में, और आप दावे भी कर रहे हैं, तो आपको सच बोलना चाहिए। आप लोगों को गुमराह मत करें अपने सियासी मकासद के लिए। ये चौथा पांचवा केस है पिछले चंद माह में। वो एक बलूचिस्तान में भी हुआ था, उनकी बहन यहाँ तशरीफ़ फरमा थी मारक बलोच के साथ उस पर धरने पर। उससे पहले, उसके बाद गवादर पर भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो ये 5-6 केसेस ऐसे सामने आ गए हैं। जब आपके तवातुर के साथ ये केसेस आ रहे हों, तो फिर ये लोगों को आपकी बात पर यकीन आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये तशद्दुद जो है, ये आपकी हिमायत कम करता है। ये जब तब आपका रोब इससे दहशत फैल जाएगी, लेकिन ये आपकी जो लोगों में एक्सेप्टेंस है वो आपको ख़त्म कर देगी। ये मैं पॉलिटिकली आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, वो हमीदा खोड़ो साहबा एक मरतबा इंडिया गई थी। उन्होंने, उनका बाद में मैंने भी इंटरव्यू किया, कुछ और लोगों ने भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये तस्लीम किया कि उन्होंने इंदिरा गांधी को जाकर ये कहा कि सिंध को आज़ाद करवा दें। उस वक्त सिंधु देश की तहरीक बड़ी मजबूत थी,
और वो सिंधु देश तहरीक का हिस्सा बन गई थी। वो कि उससे पहले वो ज़िया-उल-हक की काबीना का खुद भी हिस्सा थी और उनके भाई भी हिस्सा थे, और उस वक्त भी उनके भाई वजीर थे जब वो सिंधु देश की तहरीक में शामिल हो गई थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों आप गंदम कहाँ से लेंगे, उन्होंने कहा पंजाब से ले लेंगे, उन्होंने कहा ये मतलब आपकी फूड सिक्योरिटी के हवाले से। फिर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि सिक्योरिटी का क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा वो हम पंजाबी पंजाबी फ़ौज से मदद ले लेंगे, पंजाब की फ़ौज से, यानी पंजाबियों को हार कर लेंगे हम फ़ौज के लिए। तो उन्होंने कहा फिर पंजाब के साथ रहने में क्या मसला है। तो हमीदा खोड़ो बाद में सिंधु देश की तारीख से दोबारा तायब हो गई थी, और अब वो सिंधियों ने कभी सिंधु देश को वोट नहीं किया। इसी तरह बलूचिस्तान में आपके जज्बात जो है वो अपनी जगह, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि और जो मामला आपके अपने लोग करते हैं आपके साथ, वो क्या है वो भी आपको किसी दिन बताएंगे। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी बात हो गई, अब अगले आगे चलते हैं। नाज़रीन, इमरान खान का मामला ले लेते हैं पहले। इमरान खान साहब के बारे में इतला तो यह है, डेली मेल ने खबर भी छाप दी है कि उनके खिलाफ शिकायत का एक अखबार लग गया है, ईमेल्स जा रही है, एक पिटीशन चली गई है। वो ईमेल किसकी है, पिटीशन किसकी है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। नून लीग से एक वाबस्ता हैं, ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव हैं, गालबन डेनमार्क में अकामत पजीर हैं। वो नून लीग के जाले हैं, उनका राइट है, जैसे पीटीआई के लोग शरीफ बिरादरान का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, उनका भी राइट है। इमरान खान ने जब 4 साल का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो उसका उन्होंने एक ईमेल जनरेट की और फिर लोगों को भेजी कि आप ये ईमेल भेजें, और लोग भी अब वही ईमेल उसके कंटेंट को ओन करके भेज रहे हैं, जिसमें नून लीग वाले भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक फेयर आदमी यहाँ आए, और वो इमरान खान के ऊपर उनके कुछ एतराज़ात क्या हैं वो आपको बाद में बताते हैं। और दूसरे खुर्रम भट्ट साहब हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल किया, वो नून लीग के हैं, नवाज शरीफ के करीब हैं, वो भी अपनी जगह, लेकिन उस पिटीशन को भी बहुत सारे लोगों ने ओन कर लिया। अब इशू क्या है, इशू ये है कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि जनाब वो, यानी वो इसका मतलब ये था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुझे ठीक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना चाहता हूँ 10 साल के लिए, वो, और वो किंग ऑफ जो जीबी है यानी ग्रेट ब्रिटेन, उसके मुताबिक उनका स्टेटस होता है उसका। और उन्होंने कहा जी मैं लड़ना चाहता हूँ, यहाँ ऐसे तासुर दिया जैसे इमरान खान के मुकाबले में कोई भी नहीं है, और उनका ये कहना था मैं लड़ना चाहता हूँ मुझे। और वो उनको किसी ने समझाया भी था, क्योंकि जिस आदमी का स्टेटस होगा किंग ऑफ बरतानिया के मुताबिक, शाह बरतानिया, उसके मुताबिक स्टेटस होगा तो उसको कोई दूसरा मुल्क कैसे जेल में रख सकता है। तो ये उससे निकलने की हिम्मत अमली थी, लेकिन वो गले पड़ गई है। वो जो इतराज़ात हैं उसमें एक तो उन्होंने ये फरमाया कि यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो कोई मकाम नहीं रखती, मैंने वहाँ चूँकि पढ़ लिया है तो मैं अब उसको पे बैक करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं इमरान खान को स्पोर्ट्स कोटे पर दाखिला मिला था, स्कॉलरशिप मिली थी, स्पोर्ट्स कोटे पर दाखिला मिला था, और फिर कुछ स्कॉलरशिप बाध्यता मिल गई थी, और वो उनकी जो डिग्री है वो भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। वो, मैं, इमरान खान बड़े लीडर है इसलिए बाकी गुफ्तगू नहीं करते। अब उनके बारे में जो इतराज़ात जमा हुए हैं वो बड़े मौसर हैं। एक तो उनके बारे में कहा गया कि वो तालिबान अपोलॉजिस्ट हैं, वो तालिबान को दफ्तर देना चाहते थे, वो उनसे बात करना चाहते थे, उनकी हुकूमत ने वापस लाकर बसाया, जो अब रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन गया है। और साथ साथ वो लंबे अरसे तक उनको दफ्तर देना चाहते थे, फिर उनके तालिबान ने इलेक्शन में उनकी हिमायत का ऐलान किया था। ये सारी बातें ये हैं। दूसरा ये कहा गया कि वो तो उसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं, और उसामा बिन लादेन जो है वो मगरिब का विलन है और दहशतगर्द है। मेरी अपनी राय भी जो है वो यही है कि उसामा बिन लादेन जैसे किरदारों की हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम का नाम बदनाम किया। बहरहाल वो कहते हैं कि जो उसामा बिन लादेन के साथी हैं, उनके हामी हैं। और तीसरा बड़ा है कि वो ख़वातीन के हवाले से वो रेशिस्ट हैं। उनकी अपनी अहलिया जो नहीं है, रियाम खान उन्होंने किताब में बहुत कुछ लिखा है, ज़ाहिर सी बात है जो लोग इमरान खान के चाहने वाले हैं उनके लिए तो वो लिखा हुआ मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके लिए वो मैटर करता है। तो वो फिर उन्होंने एक ख़वातीन के बारे में बयान दिया था कि वो रेप हो जाती है इसलिए कि वो लिबास ऐसे पहन कर निकलती हैं। भाई हू द हेल आर यू, ये सवाल भी हुआ था उनसे। ये लोगों को लिबास पर को तरकीब का निशाना बनाना, वो अगर कोई खिलाफ वर्जी या कानून की तो वो रियासत मौजूद है उसके लिए। बहरहाल ये 3-4 एतराज़ात बड़े स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक इल्ज़ाम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस पिटीशन में भी जो बाद बरतानवी शहरियों की जानिब से, और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि
190 मिलियन पाउंड केस चल रहा है, और उनका ये कहना है कि इमरान खान हमने पाकिस्तान के एक मनी लॉन्डर से, मलिक रियाज से वसूल की थी वो रकम। वो इलेजिटिमेट मनी थी, इलिसिट मनी थी, और वो हमने पाकिस्तान को वापस की थी कि पाकिस्तान की मीशत का फ़ायदा हो। लेकिन वो इमरान खान ने वो रकम जिस बंदे से छीनी गई थी, ली गई थी कॉन्फिस्केट करके, उसी को वापस कर दी। यानी वो मनी बरतानिया में आई, लॉन्डर होकर बरतानिया ने उसको वापस पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और इमरान खान ने वापस उसको उसी आदमी के पास को ये रकम दे दी। और ये एक इलीगल एक्ट है, और मनी लॉन्ड्रिंग की सपोर्ट नहीं हो सकती। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम है। और फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में उसके ऊपर केस चल रहा है, जिन केसेस में सज़ा हो चुकी है या होनी है वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये केस उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अब मैंने बाद लोगों से बात की वहाँ, तो वो ये समझते हैं कि इमरान खान की राह में बहुत बड़ी रुकावट चूँकि खड़ी हो गई है, और जो वोटर हैं उसके, वो ये ज़रूर सोचेंगे, तो उनकी राह में बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, शायद वो ना बन सकें। लेकिन ये तो अक्टूबर में चूँकि यूनिवर्सिटी ऐलान करेगी फॉर्मली उम्मीदवारों का, तो उस वक्त पता चलेगा कि इमरान खान का नाम उम्मीदवारों में भी होता है या निकाल दिया जाता है। लेकिन ये इमरान खान के लिए अब ज़रा मुश्किल हो गया है 4 साल बनना। नाज़रीन, अब आते हैं बड़ी खबर की जानिब। आज हम ऐवान सदर में थे, अरशद नदीम के लिए हिलाल इम्तियाज़ देने की तकरीब थी। सदर पाकिस्तान ने 10 करोड़ का ऐलान भी कर दिया, उनके लिए मुबारक हो। वहाँ आज़म नज़ीर तारक साहब से एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। उन्होंने एक तो ये कहा, और ये उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया, ये हमारी जहालत यानी मीडिया की जहालत के हवाले से। उन्होंने कहा कि मीडिया को ये समझना चाहिए, और बड़े सीनियर एंकर ने ये कह दिया कि जनाब मुश्तरका इजलास बुला लिया तो उसमें आइनी तरमीम मंजूर कराई जाएगी। आइनी तरमीम अब दोनों ऐवानों में अलग अलग मंजूर होती है 2/3 मेजॉरिटी से। ये मैं 25-30 साल से लोगों को ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आइनी तरमीम जॉइंट सिटिंग में नहीं हो सकती, कोई सूरत नहीं है। जॉइंट सिटिंग में सिर्फ वो बिल हो सकते हैं जो किसी एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में रुक गए या मुस्तरद होगा और हुकूमत उनको मंजूर कराना चाहती है, तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में बिल आते हैं। डायरेक्ट बिल भी कोई वहाँ नहीं आ सकता। इसलिए ये जो मखसूस नशिस्तों का बिल है, इसके हवाले से भी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है। ये वहाँ नहीं आ सकता, कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने ये कैटेगोरिकल टर्म्स में ये कहने से इनकार किया कि काजी फाइल इशक को एक्सटेंशन दी जा रही है या नहीं। उनका कहना था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर कानून हूँ, और मैं 396 सेनेटर हैं, 337 अरकान हैं कौमी असम्बली के, तो मैं उनके बिहाफ पर कैसे कोई बात कर सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी को ये इख्तियार है कि वो कोई भी बिल ले आए। वो जो तईन अदालत के खात्मे के हवाले से नूर आलम का प्राइवेट मेंबर बिल है, उस पर कह रहे थे। ताहम उन्होंने ये कहा कि मैं ज़ाती तौर पर जो है वो तईन अदालत के खात्मे का भी कायल नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि प्यूने जज जो होंगे 25 अक्टूबर को, काजी फाइल ईसा की आखिरी डेट एज़ पर रिकॉर्ड 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर को जो प्यूने जज होंगे, वो उन्होंने कहा आज की पोजीशन ये है, यानी उन्होंने गुम में बात की। उन्होंने कहा आज की पोजीशन ये कि 25 अक्टूबर को, और ये उन्होंने दुरुस्त कहा क्योंकि आगे क्या हो जाए ये तो अभी पता नहीं। उन्होंने कहा 25 अक्टूबर को जो प्यूने जज होंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तरीका वही है, जुडिशल कमीशन इन्वॉल्व नहीं होगा। वजारत कानून जनरेट करेगी, असम्बली प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर सदर को भेजेगा, और सदर उनको अपॉइंट कर देंगे। तो ये गुमगू की कैफियत हुकूमत ने खुद बरकरार रखी है। अब जरा नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी की तरफ आ जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजे हैं आजकल, और उनकी कारकर्दगी का अमल भी बड़ा ज़बरदस्त है। 2018 से 2021 तक ब्यूरोक्रेसी की तैनातियों का जायज़ा भी लिया जा रहा है, और तरक्कियों में पहली तरजीह जो है वो करार दी जा रही है कि 2018 से तक जो सामने आया है कि पंजाब खुसूसन लाहौर में तैनात होने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी तरक्कियाँ जो है वो अव्वलीन तरजीह रही हैं। गुज़िश्ता दौर में भी पंजाब, लाहौर और वफाक में तैनात ब्यूरोक्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार हुई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वहाँ भी पंजाब के लोग जो है वो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द थे। फिर महकमाना तरक्कियों में भी ब्यूरोक्रेसी के लिए यही मयार है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कोई 106 अफसरान में से 28 अफसरों को तरक्की दी गई, यानी 106 अफसरान को घर भेज दिया। पुलिस सर्विस के 58 अफसरों में से 17 को तरक्की मिली। फिर कवायद के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्की के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड होना होता है। इजलास साल में 2 मरतबा होना ज़रूरी है। रवां साल फरवरी के बाद अब तक हाई पावर सेक्शन बोर्ड का जो है ना वो सिलेक्शन बोर्ड का इजलास नहीं हुआ। एक तो फिर अहम वजारतों का निज़ाम जो है वो एडिशनल सेक्रेटरीज चला रहे हैं, और कमाल है ये। यानी फेडरल सेक्रेटरी जो है, जो ग्रेड 22 का अफसर होता है, वो नहीं मौजूद।
एडिशनल सेक्रेटरी जो पंजाब में तैनात है वो लाए जा रहे हैं, वो ग्रेड 21 में है, वो उनको एडिशनल चार्ज देकर तो उनसे काम चलाया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि 23 कॉमन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन और वो ग्रेड 22 पे भी हैं। लेकिन उनकी जगह जो है वो 24 कॉमन के लोगों को लगाया जा रहा है, जो जूनियर अफसर हैं यकीनी तौर पर ग्रेड 22 के वालों के, और उनको ही 24 वालों को ही ग्रेड 22 की असामी पर तैनात किया जा रहा है। जबकि बाद वफाकी वज़रा जो हैं वो भी इन ब्यूरोक्रेट्स का जो पंजाब में रहे हैं और अब मजे उड़ा रहे हैं, उनके रवैये के खिलाफ हैं, नाला हैं उनसे। और फिर इन वफाकी वज़रा ने कुछ ब्यूरोक्रेट्स की शिकायत भी की है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और आखिर में आपको ये भी बताएं कि OMG ग्रुप के जो है ना 189 अफसरान हैं, जिनमें से 43 को तरक्की के काबिल समझा गया, और मुतअद्दिद अफसरान की तरक्की या तो मौखर हो गई या उन्हें सुपरसीड कर दिया गया, वो बेचारे घर जाएंगे। तो जिस मुल्क में आप मेरिट की बात करते हैं, वहाँ तो आप मनपसंद बुनियादों पर तरक्कियाँ दें, मनपसंद बुनियादों पर उनको उहदे दें, जूनियर को सीनियर के ऊपर लगा दें एडिशनल चार्ज देकर, वो मुल्क ठीक कैसे हो सकता है? ये बुनियादी सवाल है। आप भी इसका जवाब तलाश करें, मैं भी जवाब तलाश करता हूँ। खुदा हाफिज़।